आज का हमारा वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि इंडिया में सिज़ेरियन सेक्शन रेट ज़्यादा क्यों है, खासकर हमारे जे-एंड-के में। जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सिज़ेरियन रेट ज़्यादा है, वो ये है कि अगर आपका एक बार सिज़ेरियन सेक्शन होता है, तो दोबारा से भी आपका सिज़ेरियन सेक्शन ही होता है। तो जिसको एलएससीएस फॉर प्रीवियस एलएससीएस बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, ये क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि एक बार सिज़ेरियन सेक्शन आपका होता है, तो उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर है येस, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है एक बार सिज़ेरियन सेक्शन होने के बाद। बट सिज़ेरियन सेक्शन ही क्यों होता है जब दोबारा से आपको प्रेगनेंसी होती है या तीसरी बार होती है? इसका रीज़न क्या है? लॉजिक क्या है? तो जब भी एक सिज़ेरियन सेक्शन होता है तो बेबी जो है वो डिलीवर करना पड़ता है, उसमें हमें यूट्रस में इंसिजन देना पड़ता है, कट लगाना पड़ता है। उस कट के थ्रू, इंसिजन के थ्रू बेबी को डिलीवर करते हैं, फिर उस कट को हम दोबारा से सूचर करते हैं, स्टिच लगाते हैं और उसको रिपेयर करते हैं। इसमें ये समझना ज़रूरी है कि वो वाला टिश्यू जिसमें कट नहीं लगा हो, इंसिजन नहीं लगा हो, स्टिच नहीं लगा हो और दूसरा वाला टिश्यू जहाँ पे हमने कट लगाया, इंसिजन दिया, उसको सूचर किया। ये वाला टिश्यू जो है जिसमें हमने स्टिच किया है, जब दोबारा से प्रेगनेंसी होती है, यूट्रस ग्रो करता है, स्ट्रेच होता है, तो ये वाली साइड जो है ये वीक हो जाती है, जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ होता है। एज़ कम्पेयर टू वो वाला टिश्यू, वो वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे कट नहीं लगा हो, तो ये वीक पड़ता है, ये वीक नहीं पड़ता है। यही रीज़न है जब आपका एक बार सिज़ेरियन सेक्शन होता है, जब दोबारा से प्रेगनेंसी होती है, यूट्रस ग्रो करता है, स्ट्रेच होता है, तो ये वाला पोर्शन वीक पड़ता है। तो ये स्कार जो है ये रप्चर हो सकता है, जिसको यूट्राइन रप्चर बोलते हैं, स्कार रप्चर बोलते हैं। तो जब स्कार रप्चर होता है, यूट्राइन रप्चर होता है, तो ये दोनों के लिए डेंजरस होता है। ये मदर के लिए भी डेंजरस होता है, बेबी के लिए भी डेंजरस होता है। तो दोनों की जान को तब खतरा होता है। यही रीज़न है जब आपका एक बार सिज़ेरियन सेक्शन होता है, तो दोबारा से भी सिज़ेरियन सेक्शन होता है। तो तीसरी बार भी फिर आपका सिज़ेरियन सेक्शन होता है और ये वाला फैक्टर फिर कंट्रीब्यूट करता है जो सिज़ेरियन रेट ज़्यादा हुई है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आपका एक बार सिज़ेरियन सेक्शन हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सो द आंसर इज यस, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सेक्शन ही होगा। डिपेंड करता है कि जब पहले सेक्शन हुआ है उसको कितना टाइम हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आपका शॉर्ट इंटरवल रहा है, आपकी 6 महीने पहले डिलीवरी हुई है, 1 साल पहले डिलीवरी और दोबारा से प्रेग्नेंट हो गए। जितना शॉर्ट इंटरवल होगा उतने कम चांसेस है नॉर्मल डिलीवरी होने के। उसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि जब आपका पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ हो तो उसमें डॉक्टर ने इंसिजन कौन सा दिया है, क्लासिकल तो नहीं दिया है, मिड लाइन या जे शेप्ड तो नहीं दिया है, या टी शेप्ड तो नहीं दिया है, या आपके 2 या 3 बार सेक्शन हुए हैं लोअर सेगमेंट में। तो ये फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फिर इसमें सेक्शन ही होता है। उसके साथ साथ और फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल जो प्रेग्नेंट लेडी है इसका वजन ज़्यादा तो नहीं है, ओबीज तो नहीं है, इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है जिसको प्रेक्लेम्शिया बोलते हैं, इसका जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड तो नहीं है, जगह नीचे कम तो नहीं है जहां से बेबी को डिलीवर होना है। आपकी प्रेगनेंसी जो इस बार हुई है वो क्रॉस तो नहीं किया आपकी ईडीडी, मतलब 40 वीक से ज्यादा प्रेगनेंसी तो नहीं। उसके साथ साथ आपके इस बार प्रेगनेंसी में ट्विन्स तो नहीं है, ट्रिपलेट्स तो नहीं है, या पहले जो आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है वो प्रीटर्म तो नहीं हुआ है, 7वें या 8वें महीने में तो नहीं हुआ है, या आपकी जो ये वाली प्रेगनेंसी है इसमें दर्द आपकी खुद से हुई है या आपको उठानी पड़ेगी, वो भी डिसाइड करता है। तो आपकी सक्सेस रेट कितनी बनती है इस वाले प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी होने। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपके इस वाली प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है या नहीं है, या सीधा सिजेरियन सेक्शन होगा। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी हम कर सकते हैं इस पेशेंट में, वो डिपेंड करता है आपका सेटअप कैसा है। आप जिस सेटअप में इस पेशेंट को एडमिट किया है उसमें 24 आवर थिएटर फैसिलिटी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रायल ऑफ लेबर में हो, आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बनते हैं और आप लेबर में हो, आपका पहले सेक्शन हुआ है, तो आपको कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे जा सकती है, आपका स्कार रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। उस सिचुएशन में आपको ओटी में ले जाके सेक्शन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सेटअप कैसा है, उसमें थिएटर फैसिलिटी 24 आवर है या नहीं है, उसमें ब्लड बैंक की फैसिलिटी 24 आवर है या नहीं है, आपका जो डॉक्टर लुक आफ्टर करता है, ओबस्टेट्रिशियन जो है वो स्किल्ड है, कॉम्पिटेंट है, एक्सपर्ट है या नहीं है, एनेस्थीसिया की टीम वहाँ पे है या नहीं है, आपके हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटअप जो है वो कैसा है। सो सारे फैक्टर्स जो है तो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी इस बार नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। सो द क्रक्स इज कि अगर आपका एक बार सिजेरियन सेक्शन होता है
तो उसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो भी सकती है। बट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, असेस करने पड़ते हैं, पेशेंट को असेस करना पड़ता है, हिस्ट्री प्रॉपर लेनी पड़ती है, आपका जो हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर अवेलेबल है, पेशेंट को एडमिट किया गया वो हॉस्पिटल कैसा है, फैसिलिटीज़ कैसी है, इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो फिर ही जाके डिसाइड होता है कि आपका जो है सिज़ेरियन सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।